हेलो नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। चलिए फास्ट में इसके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो प्रथम क्वेश्चन है कि कारगिल की लड़ाई पर टिप्पणी लिखिए। इसका आंसर लिखेंगे, कारगिल की लड़ाई 1999 के शुरुआती महीने में भारतीय क्षेत्र की नियंत्रण सीमा रेखा के कई ठिकानों जैसे द्रास, मास्को, काक्सर और बतालिक पर अपने को मुजाहिदीन बताने वाले ने कब्जा कर लिया था। पाकिस्तान सेना की इसमें मिली भगत भाप कर भारतीय सेना इस कब्जे के खिलाफ हरकत में आई। इससे देशों के बीच संघर्ष छिड़ गए। इसे कारगिल की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। अगर आप इसका लॉन्ग प्रोसेस से लिखना चाहते हैं तो ये सारे पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 4 से 5 लाइन आपको लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और विश्व शांति पर टिप्पणी लिखे। भारत और विश्व शांति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसका आंसर लिखेंगे, भारत के विदेश नीति का प्रमुख उद्देश्य विश्व में शांति की स्थापना करना है। जवाहरलाल नेहरू ने 1949 में कहा था कि भारतीय विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य पंचशील शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, निशस्त्रीकरण, मानव अधिकारों का समर्थन आदि है। भारत ने 1947 से 1979 तक विश्व की 2 महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध समाप्त करवाने के लिए हमेशा प्रयत्न किया। उपनिवेशों के स्वतंत्र आंदोलन का समर्थन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर लिखेंगे, इनमें मुख्य रूप से ये अधिकार शामिल है। प्रथम, विवाह करने और घर बसाने का अधिकार। दूसरा है, कुटुंब समाज की प्राथमिक इकाई है जिसे राज्य और समाज का पूर्ण संरक्षण मिले। तीसरा, शिक्षा का अधिकार। कम से कम प्राथमिक स्तर पर शिक्षा निःशुल्क होगी। शिक्षा का लक्ष्य मानव व्यक्तित्व का पूर्ण विकास और मानव अधिकारों के प्रति सम्मान की भावना जगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव अधिकार में सांस्कृतिक अधिकारों का उल्लेख कीजिए। इसका आंसर लिखेंगे, प्रत्येक मनुष्य को समाज में सांस्कृतिक जीवन में मुख्य रूप से भाग लेने, कलाओं का आनंद लेने और वैज्ञानिक प्रगति के फायदे में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार है। घोषणा पत्र के अंत में यह भी कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति का उस समुदाय के प्रति कर्तव्य है जिसमें उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास संभव है। नैतिकता, सार्वजनिक व्यवस्था और जन कल्याण की दृष्टि से इन स्वतंत्रताओं के प्रयोग पर मर्यादाएं लड़ाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक ताप वृद्धि विश्व में किस प्रकार खतरा उत्पन्न करता है। इसका आंसर लिखेंगे कि वैश्विक ताप वृद्धि विश्व के अनेक भागों में भौतिक खतरों का उत्पन्न करता है। उदाहरण, वैश्विक ताप वृद्धि से अगर समुद्र तल 1.5 से 2.0 मीटर ऊंचा उठता है तो बांग्लादेश का 20% हिस्सा डूब जाएगा। कमोवेश पूरा मालदीव सागर में समा जाएगा और थाईलैंड की 50% आबादी को खतरा पहुंचेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काका कालेलकर की अध्यक्षता में नियुक्त गठित आयोग संविधान की किस धारा के अंतर्गत नियुक्त किया गया। इस आयोग की सिफारिशों को क्यों नहीं स्वीकृत किया गया। इसका आंसर लिखेंगे कि काका कालेलकर आयोग की नियुक्ति और डैश देकर के इसका फिर नीचे से लिखेंगे कि भारतीय संविधान की धारा 340 के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रपति ने काका कालेलकर की अध्यक्षता में 1953 में आयोग गठित किया। इस आयोग का गठन सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की स्थिति को सुधारने हेतु उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक दिशा में कदम उठाने हेतु सुझाव देने हेतु की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काका कालेलकर की सिफारिशों की अस्वीकृति। इसका आंसर लिखेंगे, काका कालेलकर आयोग ने मार्च 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस आयोजन में 2399 जातियों को पिछड़ी जातियों की श्रेणी में रखा, परंतु इस आयोग की सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि इस आयोग ने उनके विकास के लिए किसी रियासत की सिफारिश नहीं की थी, क्योंकि कालेलकर स्वयं लोक सेवाओं में किसी भी समुदाय के लिए रियासत के विरुद्ध इस आधार पर था कि सेवाएं नौकरी के लिए नहीं परंतु समाज के लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्योति राव फूले पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसका आंसर लिखेंगे कि ज्योतिराव फूले
ज्योतिराव गोविंदराव फुले को ज्योतिबा फुले के नाम से जाना जाता था। ये पश्चिम भारत के एक महान समाज सुधारक थे। ये निम्न माली जाति से संबंध रखते थे। इसके पूर्वज फूल मालाओं का व्यापार करते थे। ये बाल्यकाल से ही चिंतनशील थे एवं इनकी शिक्षा स्कॉटिश मिशन स्कूल में हुई थी। ज्योतिबा फूले तत्कालीन भारतीय समाज की कुरीतियों को दूर करने हेतु जीवन भर संघर्ष करते रहे एवं नारी को समाज में उच्च स्थान दिलाने हेतु आजीवन प्रयत्नशील रहे। इनकी 28 नवंबर 1890 ईस्वी को मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिला सशक्तिकरण की राष्ट्रीय नीति 2001 के मुख्य उद्देश्यों का उल्लेख करें। तो लिखेंगे 2001 में भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए एक राष्ट्रीय नीति घोषित की। इस नीति के मुख्य उद्देश्य अग्रलिखित है। प्रथम लिखेंगे सकारात्मक आर्थिक और सामाजिक नीतियों द्वारा ऐसा वातावरण तैयार करना जिसमें महिलाओं का अपनी पूर्व क्षमता को पहचानने का मौका मिले और उनकी विकास हो। दूसरा है कि महिलाओं द्वारा पुरुषों की भांति राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और नागरिक सभी क्षेत्रों में समान स्तर पर भी मानवीय अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं का कानून और वास्तविक उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन्हीं 5 मानव अधिकारों के नाम लिखिए। इसका आंसर लिखेंगे मानव अधिकारों के घोषणा पत्र में 20 मानव अधिकारों की सूची सम्मिलित है जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण अधिकार निम्नलिखित है। प्रथम, जीवन की सुरक्षा एवं स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा, दास्ता व बंधुआ मजदूरी से स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा, स्वतंत्र न्यायपालिका से न्याय प्राप्त करने की स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा लिखेंगे विवाह करने व पारिवारिक जीवन का अधिकार। पांचवा लिखेंगे कहीं भी अपने आने जाने घूमने फिरने की स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम आम चुनाव अथवा 1952 ईस्वी का चुनाव देश के लोकतंत्र के इतिहास के लिए मील का पत्थर क्यों और कैसे साबित हुआ, संक्षेप में लिखिए। इसका आंसर लिखेंगे स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनावों को 2 बार स्थगित करना पड़ा और आखिरकार 1951 ईस्वी के अक्टूबर से 1952 ईस्वी के फरवरी तक चुनाव हुए। जो भी इस चुनाव को अमूमन 1952 ईस्वी का चुनाव ही कहा जाता है क्योंकि देश के लगातार हिस्सों में मतदान 1952 ईस्वी में ही हुए। चुनाव अभियान, मतदान और मतगणना के कुल 6 महीने लगे। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें कि चुनावों में उम्मीदवारों के बीच मुकाबला भी हुआ। औसतन हर सीट के लिए 4 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। लोगों ने इस चुनाव में बढ़ चढ़ करके हिस्से की। नेक्स्ट क्वेश्चन है उन कारकों की चर्चा कीजिए जिनकी वजह से प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस को भारी सफलता प्राप्त हुई थी। इसका आंसर लिखेंगे भारत में सन 1952 ईस्वी में हुए पहले आम चुनाव के नतीजे से शायद ही किसी का अभांचा हुआ। आशा यही थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस चुनाव में जीत जाएगी। दूसरा पॉइंट लिखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लोक प्रचलित नाम कांग्रेस पार्टी था और इस पार्टी को स्वाधीनता संग्राम की विरासत हासिल थी। तब के दिनों में यही एकमात्र पार्टी थी जिसका संगठन पूरे देश में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केरल में प्रथम कम्युनिस्टों की जीत और धारा 356 का कांग्रेस द्वारा दुरुपयोग विषय पर टिप्पणी लिखे। इसका आंसर लिखेंगे केरल में कम्युनिस्टों की प्रथम चुनावी जीत 1957 ईस्वी में ही कांग्रेस पार्टी ने केरल में हार का स्वाद चखना पड़ा था। 1957 के मार्च महीने में जो विधानसभा चुनावों के चुनाव हुए उनमें कम्युनिस्ट पार्टी को केरल की विधानसभा के लिए सबसे ज़्यादा सीटें मिली। कम्युनिस्ट पार्टी को कुल 126 से 76 सीटें हासिल हुई और 5 स्वतंत्र उम्मीदवारों का भी समर्थन इस पार्टी को प्राप्त था। राज्यपाल ने कम्युनिस्ट विधायक दल के नेता EMS निम्बूद्रिपाद को सरकार बनाने का न्योता दिया। दुनिया में यह पहला अवसर था जब एक कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार लोकतंत्र चुनाव के जरिए बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकनायक यानी कि जयप्रकाश नारायण के जीवन पर संक्षिप्त परिचय देते हुए उनके महत्वपूर्ण कार्यों का उपलब्धियों का उल्लेख कीजिए। इसका आंसर लिखेंगे संक्षिप्त परिचय। लोकनायक जयप्रकाश नारायण यानी कि JP का जन्म
1902 ईस्वी में हुआ था। वे गांधीवादी विचारधारा के साथ साथ समाजवाद तथा मार्क्सवाद से प्रभावित थे। वस्तुतः वे युवा अवस्था में मार्क्सवादी थे। उन्होंने स्वराज के संघर्ष के दिनों में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एवं कालांतर में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। वे इस दल के महासचिव के पक्षधर रहे। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, प्रमुख कार्य एवं उपलब्धियां। सन 1942 में गांधी जी द्वारा छेड़े भारत छोड़ो आंदोलन के महानायक बन गए। उन्हें विनोबा भावे के वो आंदोलन में भी बढ़ चढ़ कर के भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश में चले शराब विरोधी आंदोलन ने देश का ध्यान कुछ गंभीर मुद्दों की तरफ खींचा। ये मुद्दा क्या थे? इसका आंसर लिखेंगे, आंध्र प्रदेश में शराब विरोधी आंदोलन द्वारा चलाए गए जिन गंभीर मुद्दों की तरफ ध्यान खींचा वो निम्न है। ताड़ी विरोधी आंदोलन का नारा बहुत साधारण था, ताड़ी की बिक्री बंद करो, लेकिन इस साधारण नारे के क्षेत्र में व्यापक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों तथा महिलाओं के जीवन को गहरे प्रभावित किया। दूसरा लिखेंगे, ताड़ी व्यवसाय को लेकर अपराध एवं राजनीति के बीच एक गहरा नाता बन गया था। राज्य सरकार को ताड़ी की बिक्री से काफ़ी राजस्व प्राप्त होती थी, इसलिए वह इस प्रतिबंध नहीं लगा रही थी।